चलो, जो 3 बजे से। अच्छा, डॉक्ट्राइना बेसिकली आया कहाँ से ना, डॉक्ट्राइन का लफ्ज तो डॉक्ट्राइना था, उधर यूज होता, वो इसीलिए यूज होता था कि उधर जो इंस्ट्रक्शंस के लिए या नजरियात के लिए वो यूज करते थे, उसको डॉक्ट्राइन कहते थे। जो बच्चों को वो अपने लीगल स्टूडेंट्स होते थे उनको बताते थे, और आपने बता दिया कि हर हवाले से ये उसमें कदम होते। बस मरियम, इतने बताना था सर मैं। सर आपने बताया था कि जो मजहबी पेशवा थे, जब वो कोई अपनी रिलीजियस कमेंट्रीज या ट्रिटाइजेस लिखते थे, तब ये वर्ड यूज होता था। उसके बाद जब जूरिस्ट, जो रोमन जूरिस्ट था, उनका रोल आया जब उन्होंने कमेंट्रीज और रिस्पॉन्सा जो थे वो लिखे, फिर उनको नहीं मतलब उनको। नहीं, बात सुने अली कम्बो, बात सुने। वो उधर की बात थी। ये था कि लफ्ज कहाँ से शुरू हुआ डॉक्टर आइना। अब देखते हैं ना, वो मैंने बताया था कि पहले पॉन्टिफ्स से रोल करते थे ज्यूरिस्ट। आपने उधर कौन सी सदी ईस्वी से बताया है, महल 2nd BC या 3rd BC से। उससे पहले कौन था ये रोल प्ले करे, ये सवाल जब राइज हुआ था ना। ठीक है, जो अब आगे जब बुक में डिटेल से पढ़ेंगे ना, हम पीछे और जाएंगे ना, ये सिविल लॉ या रोमन लॉ ट्रेडिशन में, तो उधर वो बात की थी कि पॉन्टिफ्स थे बेसिकली। ठीक है, तो जिस तरह हम ब्राह्मण का जिक्र जब करते हैं, जात पात की तकसीम के हवाले से गुफ्तगू करते हैं, तो इधर जब हम उस हवाले से बात करते हैं, तो उधर भी वही समझा जाए कि मजहब के ऊपर। और लास्ट बात भी ये हमारी हुई थी कल, आप थे बल्कि, कि जनाब वो क्योंकि एक तो मजहबी लोगों की उस पे थी या मालदार लोगों की थी, किताब बहुत महंगी थी, पढ़ाई लिखाई बहुत मुश्किल काम था। ऐसी बात कर रहे थे ना हम अली, कि नहीं? जी सर। ठीक है ना, तो उस वाले से तो वो एटोमोलॉजिकली बताया गया शुरुआत कहाँ से हुई। तो वहां से वो जो अपने स्टूडेंट्स को, डिसाइपल्स को सिखाते थे, ये प्रिंसिपल असूल है कहते थे, उन्हें डॉक्टर आइना वो कहते थे। ठीक है, उधर से बात शुरू हुई है और अब उसका ये इस्तेमाल है। वो तो बात है कि जनाब वो उन्होंने एडिक्ट से पहले ही बातें आई, रिस्पॉन्स आया, इंटरप्रिटेशन था उसमें यूज होता, टिटाजिस, वो फिर मिक्स ना करो चीजों को। समझ लगी बात की कि अगली भी गई? जी सर। हाँ, चलो। हाँ जी मरियम, आप हमें नेक्स्ट बता रही थी। जी सर। बता। सर, इसमें एक ज्यूरिस्ट थे जोसेफ डैनो, उन्होंने आर्टिकल लिखा था सिविल लॉ एंड द कॉमन लॉ। इसमें ये बताया गया था जो ज्यूरिस्ट जो कमेंट्रीज या डॉक्ट्राइन लिखते थे, उन्होंने क्या किया, कानून के मुताबिक सिस्टमेटिक निज़ाम के उसको मुताबिक उसको मुनज़्ज़म किया और फिर उसको एक्सप्लेन किया। और फिर यहाँ से हमें पता लगता है कि जो है ना वो लॉ का एवोल्यूशन कहाँ से हुआ था। और इन्होंने कहा है कि जो से अगर हम ये कहें कि डॉक्ट्राइना जो था वो बहुत जरूरी पार्ट है, यानी बहुत नागुज़ीर या अहम पार्ट है इसका सिविल लॉ का। तो क्योंकि अगर हम इसको डॉक्ट्राइना को नहीं यूज करेंगे तो हमें तो उसके नजरियात का पता ही नहीं लगेगा जो लॉ का है, उसके अंडरस्टैंडिंग में थोड़ी डिफिकल्टी होगी। ठीक हो गया। तो इन्होंने ये नहीं कहा था इसको सोर्स ऑफ लॉ नहीं था बनाया, लेकिन फिर भी इसने बहुत ज्यादा जो है ना उसकी डेवलपमेंट ऑफ लॉ में बहुत ज्यादा इसका इन्फ्लुएंस रहा था। इन्होंने स्टूडेंट्स के माइंड्स को मोल्ड किया था, और जो प्रैक्टिशनर्स थे, जो लॉयर्स थे या जजेस थे, उनको एक डायरेक्शन दी थी, और जो लेजिस्लेशन को ये लीड करते थे, जिसमें उन्होंने मरहलावार निज़ाम की तरफ इसकी रहनुमाई की, और कोई एक कंसिस्टेंसी की तरफ, कंटिन्यूटी की तरफ इन्होंने इसका किया था। असल में ना, राइटर ने कोट किया है ट्रीटाइजेस को एक्सप्लेन करने के लिए कि सिविल लॉ ट्रेडिशन में इसकी क्या अहमियत है। उसी बात को जो कि ना मरियम ने बड़ा अच्छे हवाले से उसमें बात बताई कि इतनी ज्यादा अहमियत है कि इस पार्ट को, इसको निज़ाम को समझने के लिए, अगर उस पे आप उसको नहीं समझेंगे ना, तो इस निज़ाम को भी आप तजियाती तौर पर नहीं समझ सकते और आगे इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। और अल्टीमेटली उसकी मिसाल दे दी है। जिसे सीखना है उसके लिए भी ज़रूरी है, जिसने वकालत करनी है, जजेस है, उनके लिए भी ज़रूरी है। और ऑब्वियसली जो लेजिस्लेचर को ये कंसिस्टेंट और सिस्टमाइजेशन, तो आगे भी आपसे बात हुई थी एक ये इंसान, इसलिए हम देखते हैं ना कि दूध पहले मर्चेंट, आम मर्चेंट में हर जगह का अपना कानून होता था। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, कानून एक जैसा आपस में कर लिया जाए। ठीक है, कंसिस्टेंट होना चाहिए। कंसिस्टेंट से यही मुराद है ना कि दो चीजों पर जब एक असूल अपनाया जाएगा तो वैसे ही उसका हमेशा से आंसर या नतीजा निकलेगा। ठीक है, और सिस्टमाइजेशन हम समझते हैं कि एक तरतीबवार तरीक़ेकार के मुताबिक उस मामले को रखना, ताकि हमें पता मरहलावार उसमें क्या रिजल्ट हमेशा से आगे आएगा।
जी नेक्स्ट कौन बयान करेगा जी? मरियम अजीज और मोहम्मद खान के अलावा सर मैं करूँ? इसरा मौका देते हैं दोबारा, पहले एक एक बार सबको मौका मिल रहा है। मरियम आप बिजी हो? लास्ट क्लास में आप कह रहे थे कि सर मुझे बहुत डिफिकल्टी हो रही है, आप ही सर थे वो ना? मरियम मंसूर थी। मरियम मंसूर थी वो, मैं मरियम अजीज। मरियम मंसूर थी, अच्छा। हाँ जी, अभी किसने हाथ खड़ा, ओ बेटा हाथ क्यों गायब हो जाता है? अरे, मुझे पता होता ना, वो तरतीब लगती जाती है ना। हाँ बोलो आप। सर मैं थी। स्टॉप। हेलो। बोलो बेटा। ओके सर, इस स्लाइड के अंदर वो बता रहे हैं कि रोल ऑफ जूरिस्ट का एक एक्सप्लेन करें कि एग्जांपल दे रहे हैं। एक ब्राजीलियन लीगल स्कॉलर था पॉन्टे डे मिरांडा। वो कह रहे हैं कि अर्ली एंड मिडिल पार्ट्स ऑफ 20th सेंचुरी के अंदर उसने ब्राजीलियन लॉ पे बहुत सारे उसने डिटेल्ड वर्क्स जो हैं, डिटेल्ड बुक्स पब्लिश की थी, जिसके अंदर ब्राजीलियन जुडिशियल ओपिनियंस और उसके बारे में एक्सप्लेनेशंस काफ़ी सारी लिखी। ब्राज़ीलियन लेजिस्लेशन के उसने काफ़ी सारी एक्सप्लेनेशंस लिखी जो आगे जो है जो ब्राज़ीलियन लॉ मेकिंग में यूज़ हुई हैं, उसकी ड्राफ्टिंग में यूज़ हुई हैं। और उसका जो सबसे ग्रेटेस्ट वर्क है जिसका नाम दिया गया है ट्रीटाइज ऑन प्राइवेट लॉ, ये 62 बुक्स के ऊपर 62 वॉल्यूम्स हैं इसके। इसके अंदर जो ब्राजीलियन सिविल कोड है उस पर सारी उसकी एक्सप्लेनेशन उस पर लिखी गई है। और ये जो ट्रिटाइज ऑन प्राइवेट लॉ, ये जो इतना एक्सटेंसिव वर्क है पॉन्टे डे मिरांडा का, ये एक बेसिक अब रेफरेंस, एक सोर्स पॉइंट बन गया हुआ है जो आगे के जो ब्राजीलियन लॉयर्स और जजेस और लेजिस्लेटर्स हैं, जो भी उस कोड के अंदर, जो ब्राजीलियन सिविल कोड है उसके अंदर जितने भी सब्जेक्ट्स, जितने भी एस्पेक्ट्स कवर हुए हैं, उनको समझने के लिए, उसकी उसकी रेफरेंस वर्क से इंफॉर्मेशन के क्या लिए। मुराद है? जी रेफरेंस वर्क किसे कहते हैं? सर, रेफरेंस वर्क सोर्स पर सर सोर्सेस एक्सप्लेनेशंस, मतलब उसकी किसी चीज की एक्सप्लेनेशन रेफरेंस। रेफरेंस असल में ओरिजिनल सोर्स है बेसिकली, ठीक है? कि जब कोई भी बात देखनी हो असल में है क्या, उसका दोबारा सहारा लिया जाता है। कुरान पाक, अच्छा तुमने कोई बात की है, तर्जमा किया है, कुरान पाक की कुरान पाक में लिखा है, अच्छा दिखाओ, तो रेफरेंस फिर देते हैं कुरान पाक की, ये पारा है या ये आयत है, सॉरी ये सूरा है और उसकी इस आयत में है जिक्र, ठीक है? इस तरह से ये जनाब अहमद बिन हम्बल के है बात, उसकी किताब में, कौन सी किताब में शो करो, इमाम शाफी ने ये कहा, फलाने ने ये कहा, ठीक है? तो वो कह रहे इतना मॉन्यूमेंटल वो काम है कि उसमें ब्राजीलियन सिविल कोड के हवाले से हर गुफ्तगू मौजूद है, ठीक है? और बार बार वो रेफर करते हैं, उसको इशारा करते हैं, उसका सहारा लेते हैं जब भी इन तीनों ने कोई भी अपना इलीगल एक्टर्स ने काम करना होता है। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताओ जी। कोई नहीं है, आसान सा है। अब तो आप लोग, तो मुझे लगता है कि गाड़ी चल पड़ी है। अच्छा जी नेक्स्ट बताओ। हाँ, अब सर इसके अंदर वो ये बता रहे हैं कि बेसिकली जो जैसी डेवलपमेंट हुई दोनों कंट्रीज में, फ्रांस एंड जर्मनी के अंदर, तो फिर जो जो ज्यूरिस्ट और ज्यूरिडिकल डॉक्ट्राइन का जो है उसका स्टेटस दोनों कंट्रीज के अंदर जो है वो बेसिकली ऑपोजिट साइड्स के अंदर चल गया। जर्मनी के अंदर जो है जो ज्यूरिस्ट का रोल है और ज्यूरिस्ट की सिग्निफिकेंस है वो ज़्यादा बढ़ गई। अब 17th सेंचुरी की जो जर्मन कोर्ट्स हैं वहाँ पे बेसिकली ले जजेस होते थे। एंड ले जजेस, जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि वो अनट्रेंड, वो ऑफिशियली ट्रेंड नहीं होते, वो लीगली ट्रेंड नहीं होते, वो अनट्रेंड होते हैं। और जाहिर सी बात है अगर वो अनट्रेंड होते हैं तो फिर उन्हें जुडिशियल डिसीजन पे आने पे उन्हें हेल्प चाहिए होती है। रोमन एम्पायर के अंदर तो वो प्राइटर वो ज्यूरिस्ट की हेल्प लेते थे, तो फिर यहाँ जर्मनी के अंदर भी जो जर्मन ले जजेस होते थे वो जर्मन ज्यूरिस्ट के पास जाते थे, जो कि बेसिकली लॉ प्रोफेसर्स होते थे यूनिवर्सिटीज़ के। तो वहाँ पे जाके वो उनसे एडवाइस, उनकी हेल्प मांगते थे। वो कहते थे कि एक हमें ड्राफ्ट कर दें, एक हमें डिसीजन लिख के दे अच्छा, दें। इधर मैंने ना उधर कहा गैर मुनसिफाना का लफ्ज इस्तेमाल किया है, ठीक है? तो वो करना था गैर जानबदाराना, ठीक है?
तो मैं वो देख रहा था, तो इस तरह की गलतियां बेटा है, ठीक है, उनको आपने खुद असेस करना है, उन पर रिलाई नहीं करना है, उनको नहीं बनाना। उर्दू सिर्फ इसलिए बयान की जाती है उन स्टूडेंट्स के लिए जो जरा समझते हैं, या मुझे एक्सपीरियंस है 1-2 सालों में आया ना, क्योंकि मीडियम इंस्ट्रक्शन तो इंग्लिश ही होना चाहिए, आप भी इंग्लिश में बोलो, मैं भी बोलूं, लेकिन बस है हमारा ऐसे निज़ाम। ठीक है बेटा, तो इस हवाले से है कि ये आपके लिए स्लाइड्स और वो जो बातें नहीं है, ये तो टॉकिंग पॉइंट से एक तरतीब है कि चलो हम ये पॉइंट डिस्कस कर लें क्लास में, इम्पोर्टेंट। असल में टेक्स्ट आपके पास जो आर्टिकल है या बुक आपको रेफर की जाती है उसकी अहमियत है। जी नेक्स्ट। um, automated to the further और वो लॉ फैकल्टीज जो वो ले जजेस होते थे वो लॉ फैकल्टीज के पास जाते थे, लॉ प्रोफेसर्स के पास जाते थे कि हमें हेल्प मतलब एडवाइस के लिए अपने जजमेंट वो डिसीजन फॉर्म करने के लिए। और अल्टीमेटली ये जो प्रैक्टिस जो है फिर ये बन गया कि जैसे जैसे जो है वो टाइम बढ़ता गया तो फिर ये एक प्रैक्टिस बन गया, एक नॉर्म बन गया कि वो जो जजेस होते थे, जो कोर्ट्स होते थे, वो बेसिकली वो पूरी पूरी फाइल उधर भेज देते थे प्रोफेसर्स को कि वो एक अल्टीमेटली एक कलेक्टिव और बाइंडिंग मतलब एक फाइनल डिसीजन जो है वो ज्यूरिस्ट वो प्रोफेसर्स ही बनाए दें। अल्टीमेटली क्या हुआ, पहले तो एडवाइस पे गए, एडवाइस के बाद उन्होंने कहा कि आप ड्राफ्ट बना के भेज दें, फिर ड्राफ्ट के बाद कि ये हमारा है, फिर उन्होंने कहा इस से भी वो गए, उन्होंने कहा ये जनाब फाइल है, ये एविडेंस है सारी, आप ही फैसला लिख के भेज दें। तो अब उनकी अहमियत बढ़ गई और इनकी अहमियत फिर खत्म ही होनी ना जजेस का, जब उन्होंने काम ही नहीं करना अपना। यस सर। सर तो फिर ये जैसी फिर ये प्रैक्टिस आगे बढ़ता गया, ये नॉर्मल हो गया, तो फिर बेसिकली फिर वही जो सर आपने बात की कि जो ले जजेस थी, जो कोर्ट्स की, उनकी इम्पोर्टेंस रही नहीं, उसके जगह पे जूरिस्ट की ही इम्पोर्टेंस जो है वो ज़्यादा इन्हेंस होगी, क्योंकि एट द एंड वो जूरिस्ट थी, उन्होंने ही सारा मेन काम जो है वो ही करते थे। तो इस वजह से जो है वो अनऑफिशियल और अनअपॉइंटेड जजेस का जो है उनका वो उनकी सिग्निफिकेंस होगी जो जर्मन ज्यूरिस्ट की। उन और फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर जो जर्मन ज्यूरिस्ट थे उनके जो व्यूज और उनके ओपिनियंस, जो उनके वर्क्स थे, वो प्राइवेट लॉ के अंदर, जो जर्मन प्राइवेट लॉ था उसके अंदर वो इनकॉर्पोरेट हो गए ऑफ द स्टेट। और एक स्टेट लॉ के एडमिनिस्ट्रेशन का जो है बेसिकली जो ज्यूरिस्ट का काम था वो एक चीफ व्हीकल बन गया, एक वेपन बन गया एक। ओ नहीं बेटा, वेपन क्या होता है? व्हीकल और वेपन, सर एक वेपन वे क्या? बन गया, एक वे बन गया, तरीका बन गया। अब देखे ना कि जो लॉ वो थे, टीचर्स थे लॉ के, उनका प्राइवेट लॉ में उनके ही व्यूज और ओपिनियन इनकॉर्पोरेट होने लग गए। इससे क्या मुराद है, क्योंकि डिसीजन ही बोल देते थे ना, तो उनकी राय और उनकी चीजें ही उधर आने लग गई, और यही बेसिकली तरीकाकार बन गया जिसके तहत से कानून की अमलदारी की जाती थी। यस सर। सर आई एम सो सॉरी, एक्चुअली मेरे पिछले 3 लेक्चर्स बेटा छोड़ो मिस हो गए थे, तो उस वजह से मुझे कंफ्यूजन हो रही है फिर से। लेक्चर कौन सा मिस हो गया, आपके पास रिकॉर्डिंग सारी बात है, इधर कौन सी कोई एडिशनल गुफ्तगू होती नहीं है? सर, इधर मुझे सर वो फरहान खास कर तबीयत फरहान खराब के थी, पास, टाइम भी तो थी बेटा पहला। ना करो ना प्रेजेंट, कोई और बच्चा आ जाए भाई। इधर तो फरहान के क्वेश्चन होते हैं और हमारे जवाब होते हैं, हमारी कोशिश होती है। क्यों फरहान, ऐसे ही है ना? हाँ जी, एनीवन एल्स? मगर तुम्हारे क्लास इतनी कम क्यों है? मोहम्मद खान के बाद बोलना फिर आप है। सर ये इतनी आपके स्ट्रेंथ है लेक्चर आपकी? में कम है, वैसे तो 25-26 होते हैं आम लेक्चर्स में, दूसरे में। अच्छा, तो बेटा उन्हें बता दीजिएगा कि आपको पास करना हमारी मजबूरी नहीं है, फेल करने तो नहीं बैठे, लेकिन पास करना भी मजबूरी नहीं है। जी ठीक सर। है, वो क्लास, बाकी क्लास को ये बता देना बात। हाँ जी, फरवा को बोलने दो, उससे पहली बार मौका है। ये चलो मोहम्मद खान बताता, फिर फरवा आप इसके बाद बताना। हाँ मोहम्मद, आप बोलो।
सर वो नेक्स्ट स्लाइड कर दें, ये तो हो गई। कहाँ हुई पेटेंट जूरिस्ट इन रोम? जी सर मैं कर। सर इस स्लाइड में उन्होंने कहा है कि ये जो फिर इस तरह से जो इन प्रोफेसर की गैर सरकारी जो जजेस का इनको मर्तबा हासिल हो गया, तो फिर उनकी उनके व्यूज को प्राइवेट लॉ का दर्जा हासिल हो गया, और वो इसी के जरिए कानून की अमलदारी का आगाज हो गया। जिनके व्यूज से इसी के जरिए कानून की अमलदारी का आगाज हुआ। तो जिस तरह से रोमन एम्पायर में सीजर अगस्टिनियन के दौर में जब जूरिस्ट को पेटेंट करने का काम शुरू हुआ था और उनके ओपिनियन को फोर्स ऑफ लॉ हासिल हुई थी, इसी तरह जर्मनी में भी ये जो एकेडमिक जूरिस्ट थे, इनके ओपिनियन को भी कानून का मर्तबा हासिल हो गया। सर इस स्लाइड में उन्होंने कहा कि जो इन हालात की वजह से फिर जर्मनी में जो प्रेसिडेंट्स थे उनको अहमियत हासिल ना हो सकी, क्योंकि ये प्रोफेसर देते थे सारे डिसीजन, यही करते थे। तो जो कोर्ट्स के प्रेसिडेंट थे उनको अहमियत हासिल ना हो सकी, जिस तरह कॉमन लॉ में प्रेसिडेंट्स को काफी अहमियत हासिल है, क्योंकि जजेस खुद क्यों? फैसले नहीं करते थे। सर कॉमन लॉ में इसलिए हासिल है कि क्योंकि उसमें जजेस खुद फैसले करते हैं, जजेस ट्रेंड वो तो होते हैं। छोड़ दो ना। जी सर। अच्छा, सर ये मैं बताने लगा था। सर इसकी इन्होंने रीजन बताई है कि बताओ। प्रेसिडेंट्स को सेकंड पॉइंट में कि क्यों नहीं इसको अहमियत हासिल हुई, उसकी ये वजह थी कि जजेस खुद फैसले नहीं करते थे, और प्रोफेसर भी अपनी खुद साख्ता जो डॉक्ट्राइन थी, अपने जो नजरियात के मुताबिक थे वो फैसले लिखते थे। इसलिए उनको कानूनी एडवाइस की जरूरत नहीं होती थी प्रोफेसर्स को, जिसकी वजह से इन प्रेसिडेंट्स की अहमियत जो है वो इस जर्मनी में बहुत कम रही। और सर रही लास्ट है पॉइंट। इसी वजह से। अच्छा, आपने पॉइंट बता दिया, नहीं है। लास्ट वही बात है ना। ठीक है सर जी सर। कि जो असल में तो वो ले जजेस, सॉरी जजेस या प्रैक्टिशनर्स थे या लेजिस्लेचर थे, वो डॉक्ट्राइनों का सहारा लेते थे। उसके लिए वो ज्यूरिस्ट की जो कमेंट्रीज थी या ट्रीटाइजेस थे उनको फिर वो रेफर करते थे। लेकिन यहाँ पे फैसले लिखने वाले ही वो लोग थे जो कि इन डॉक्ट्राइन्स को इवेल्युएट करते थे, फाइंड करते थे, एक्सट्रैक्ट करते थे या फर्दर एक्सप्लेन करते थे। तो वो फिर अपने डॉक्ट्राइन को वैसे बयान करते थे। उनको जरूरत ही नहीं थी किसी को रेफर करने की या साइट करने की, है कि हम ये कहाँ से ये बात ले रहे हैं। हाँ अतिया, आप बताओ नेक्स्ट क्या नाम फरवा? सर उसके बाद अब ये जो जूरिस का इम्पोर्टेंस और मतलब उनकी अहमियत फ्रांस के लिहाज से है, तो यहाँ पे तो उनकी इम्पोर्टेंस बहुत कम थी फ्रांस के अंदर, जूरिस का रोल और उनका इन्फ्लुएंस भी। उसके बाद वो क्योंकि जो जुडिशरी में जो लोग होते थे वो भी ट्रेंड ही होते, क्योंकि जैसे फ्रांस में हमने देखा था उनके वो जो जजेस थे वो ट्रेंड नहीं होते थे, तो इसलिए वो लॉ फैकल्टी के मेंबर्स से जाके वो मतलब एडवाइस वगैरह लिया लिया करते थे, तो इसलिए उनकी इम्पोर्टेंस ज्यादा थी। लेकिन यहाँ पे फ्रांस की जुडिशरी में ही जो लोग थे वो ट्रेंड थे लीगली, इस वजह से उनकी जो जुडिशरी थी वो एज कम्पेयर टू जूरिस ज्यादा इम्पोर्टेंस रखती थी। उसके बाद जो इसी वजह से जो फ्रेंच लीगल स्कॉलर्स थे और जो लॉ प्रोफेसर्स थे उनको इतना वहां पे जो फ्रांस के अंदर अहमियत नहीं मिली जितनी कि उनके जैसे उनके कलीग्स को जर्मनी में मिली थी। उसके बाद सर उन्होंने कहा है कि जो फ्रांस में जो लीडिंग जो जूरिस्ट थे वो प्रैक्टिसिंग लॉयर्स एंड जजेस थे, यानी कि इसका मतलब ये है कि जो फ्रांस की जुडिशरी में भी जो लॉयर्स और जजेस थे उनका वो जूरिस्ट भी थे साथ ही साथ। और उसके बाद जो प्री नेपोलियनिक पीरियड था फ्रांस में, तो उसमें ये जो उनके दो उन्होंने लीडिंग जूरिस्ट के नाम मेंशन किए हुए हैं, चार्ल्स डुमोलिन और रॉबर्ट पोथियर के। तो ये लोग प्रोफेसर्स नहीं थे, यानी किसी लॉ फैकल्टी या उस तरह से प्रोफेसर्स नहीं थे लॉ के, बट जूरिस्ट थे प्री नेपोलियन पीरियड में। उसके बाद जो डुमोलियन था इसमें से वो तो एडवोकेट था और बाद में वो लॉ कंसल्टेंट बन गया था, और जो पोथियर था उसका एक्सपीरियंस एज अ जज ऑलमोस्ट 50 इयर्स से भी ज्यादा था। तो फिर जो फ्रेंच कोर्ट था, एक सेकेंड सर, तो सर उसके बाद वो फ्रेंच कोर्ट का बता रहे हैं कि ये जूरिस जैसे जर्मन ट्रेडिशन में जूरिस उनके कोड को उन लेकिन फ्रेंच कोर्ट में जो प्रोडक्ट था फ्रेंच कोर्ट जो था उसमें ज्यादा मतलब
जिन्होंने उसको बनाया था वो लॉ प्रैक्टिशनर्स थे, यानी जुडिशरी बेसिकली। हमें पता ना 1800 में बनी थी वो कमेटी, फ्रांस के नेपोलियन ने जो बनाई थी, और 1804 में फिर ये आया था। तो उससे पहले भी उन्होंने बता दी कि कौन मशहूर उधर लीगल फील्ड में बंदे जाने जाते थे। ठीक है, एक जज थे और एक लॉयर थे। तो इस वाले से अल्टीमेटली लॉयर जो राइटर है वो इस बात पे फिर कंक्लूड कर रहा है कि ये जो है प्रोडक्ट है ना, जो फ्रेंच कोड, वो लीगल प्रैक्टिशनर है, ना कि जिस तरह जर्मनी में लीगल स्कॉलर्स का रोल था। और वो वजूहत आपको पता लग गई है, काफी देर से यही बातें हम कर रहे हैं और आप वो एनालाइज भी कर सकते हैं समझने के लिहाज से कि वैक्यूम कभी भी नहीं रहता। जहां पे भी खाली जगह होती है तो कोई ना कोई फोर्स उसे फिल करने के लिए मौजूद होती है या आ जाती है आगे बढ़ के ना उस रोल को करने के लिए। ठीक है, तो यही सारी बातें हैं उसी स्टाइल में, लॉजिक रीजनिंग की बुनियाद के ऊपर आपका जो जो रोल होगा मुस्तकबिल में, जिस मकसद के साथ आप अपना टाइम और मनी यहाँ पे स्पेंड कर रहे हैं, उस हवाले से क्या असल मकसद ये इल्म तो चलो एक बात है, जो यहाँ पे फोकस मैं करने की कोशिश करूँ ना, वो पढ़ने का तरीकाकार है। ठीक है, कि किस तरह से पढ़ना है। बेसिकली हम यहाँ पे ये आप में एक स्किल हो जाए क्या, कि इतना बेसिकली थोड़ा सा आपको ट्रेन कर दिया जाए कि फिर आप ऑन द गो हो। ठीक है, आपको पता हो मैंने किधर पढ़ना है, क्या नहीं करना है। ठीक है, मेरी तो हमेशा यही कोशिश है कि सेल्फ सफिशिएंट कर दिया जाए, आपको ट्रेन कर दिया जाए। मियाँ आदिल अराई साहब इस क्लास में आप बोलोगे नहीं तो बेटा फिर निकाल दूंगा। हाँ जी, मियाँ आदिल अराई साहब। यस सर। कितने बजे क्लास स्टार्ट होती है आपकी? कितने बजे क्लास स्टार्ट होती है? 1:30 पे सर। तो 2 सवा 2 बजे क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें पहले भी निकाला है, तुम फिर आ गए हो। सर आज लेट भाई, हूँ वैसे। जब एक दरमियान में तुमने आ जाना ना, बात की तुझे समझ लगनी है। ठीक है, और बाकियों को भी नहीं तुमने समझ नहीं लगने देनी फिर ना, ऑब्वियसली। तो एक टाइम पे आए काम है, तरीकाकार है। ये तो कोई तरीकाकार नहीं है कि अगर टीचर आपका टाइम से पहले शुरू कर रहा है तो आप जब मर्जी मुंह उठा के आ जाए। अच्छा बेटा, बात कर रहे थे कि असल मकसद क्या है, मेन कामयाब होना नाकामयाब होना वो एक अलग इशू है, तो वो उसमें आप बताएंगे। पर मुझे है अभी देखे ना, जूं जूं कुछ ना बच्चे ना, और जैसा अभी मरीम अजीज है, इस तरह 5-6 तो है ना आप लोग जो स्टार्ट करें, 1-2 आज नहीं है जो आगे भी बोलते हैं इस तरह फर्दर ना, खरबूजे को देख के खरबूजा। वो यही बात है कि मोहम्मद खान फरवा या मरियम बोली है आज, इसरा बोली है, तो ये कोई लहदा मखलूक तो नहीं ना, खलाई मखलूक है या जनाब गॉड के अवतार हैं ग्रीक फिलोसफी के मुताबिक। आप जैसे बच्चे हैं सारे, अगर ये बोल सकते, ये बात कर सकते हैं, तो बाकी क्यों नहीं कर सकते? और इनको क्या फायदा नजर आता है इस तरह से पढ़ने में? लेक्चर तो आपको मिल जाता है, जो कहानी मैंने सुनानी हो मैंने पहले रिकॉर्ड करके बयान कर दी है। सेमिनार सिस्टम ऑफ स्टडी है जो होती है, एरिस्टोक्रेटिक मेथड है दुनिया की यूनिवर्सिटीज में, वो यही है। अभी आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के रुझान में, जब हमारी ज्यादा थोड़ा सा एडवांस लेवल हो जाएगा फिर हम क्वेश्चन आंसर सेशन पे भी जा सकते हैं, इसको सिंपल सी बुनियाद के ऊपर, और साथ साथ ये रिपीट भी हो जाती सारे गुफ्तगू, सारे पॉइंट्स जो बात की हुए हैं। बहरहाल इधर तक आपको कोई बात कुछ समझ नहीं लगी वो भी, और अभी भी किसी को कम्युनिकेशन में, कंप्रीहेंशन में कोई प्रॉब्लम है तो वो बताए। बाकी इस तरह अगर आपको नहीं पता, आप एब्सेंट थी किसी बुनियाद की वजह पे, क्लास है, ग्रुप है, आप किसी से भी पूछ सकती हैं क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। इस तरह हमजा आपने जिस तरह कहा था, ये तो बच्चा लेम एक्सक्यूजेज है ना, और लेम एक्सक्यूज आपने क्यों बयान करना है? मौका ही ना दो, चुप रहो, मुझे पता ही नहीं चलेगा है बात करने के लिए हवाले से। अच्छा, कोई अभी आपको समझ में कोई प्रॉब्लम है, कोई क्या मसला है अभी तक? अब हो गए हैं आदि 3 हफ्ते तक, कि अभी भी कोई और है आपको रंजिश, या कोई बेहतरी के लिए आपके पास सजेशन हो, या खत्म ही कर दिया जाए इस किस्म की है?
आप डायरेक्ट पेपर से पहले 2 सवाल दे दिए जाए, वही पढ़ के आप पेपर दे हैं और बहुत अच्छा आपका पेपर हो जाए। बोलो बेटा, आप लोगों को जब कहा जाता है बोलने का तो उस वक्त पे बोला करो जो आपकी असल दिल में बात होती है। इतना ना सोचा करो कि अगला बंदा क्या करेगा क्या नहीं, ठीक है? क्योंकि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी आप ही लोगों ने लोगों के लिए आने वाले दौर में बोला करना है, उनको हकूक कराना है। हाँ जी, किसी की कोई बात है? बोलते ही नहीं आप लोग, चुप रहते हो यार। सर ऐसे ही ठीक है। आपका तो व्यू आ गया था ना लास्ट टाइम भी मोहम्मद। हाँ जी, और महल वही है जो कहेंगे ऐसे ही ठीक है। क्यों मोहम्मद जैन 224, आप क्या कहते हो? बेटा बोलोगे नहीं तो रिमूव कर दूंगा, मुझे कोई नहीं इतना शौक ज्यादा बच्चे इकट्ठा करने का है। मोहम्मद जैन आवाज आ रही है आपको? ले, बोलता ही नहीं, इसको क्या परेशानी है? मुकीम नईम, यस सर। मुकीम नईम बेटा आपसे कुछ पूछा जा रहा है, आप बताया करो ना उस बात के हवाले से। ठीक है सर। कहाँ पे हो आप? तो मैं बताओ आज क्या डिस्कस। इधर हो? नहीं तुम उधर हो। सुना सारा आज का लेक्चर? नहीं सर, मैं 2 बजे। चलो 2 बजे से सुना तूने? यही आपकी डिस्कशन ही सुनी है, वो मेथड जितना वही तो मुझे बताओ मोहम्मद खान, मैं इसका क्या करूं फिर? ये मुझे धोखा दे रहा है, आपको धोखा दे रहा है, अपने माँ बाप को धोखा दे रहा है, या अपने आप को धोखा दे रहा है? ये सबको धोखा दे रहा है। अपने आप को दे रहा है बेटा, किसी का मेरा क्या जाना, मुझे आप वाली बताओ। आप पढ़ो ना पढ़ो, ठीक है, या इसके ना पढ़ने से आपको कोई है फायदा या नुकसान? अली आप बताओ मुझे। अली कम्बो। सर मुझे तो कोई फायदा नहीं। ठीक है, इसके माँ बाप को भी कोई फायदा नहीं, वो बस ये इस बात पे चाहते हैं कि ये ना कुछ अपना संभाले अपने आप को, है? मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी इधर आए हैं सारे बच्चे, आप इतना उन्होंने आपको इंटर तक पढ़ाया है, अभी भी ज्यादातर कुछ होंगे ऑब्वियसली आप में जो अपना इंडिपेंडेंट हो गए होंगे, उधर अभी भी बर्डन है उस माँ बाप पे, है? और फिर भी आपकी ये हरकतें हैं कि आपसे जैसे बच्चे हैं, आपकी हम उम्र है, हम क्वालिफाइड है, वो इधर आके अपना मतमा नजर कॉन्फिडेंटली बयान करते हैं। वाई दे आर कॉन्फिडेंट? वो टाइम देते हैं, उन्होंने अपनी प्रायोरिटी सेट की हुई है, ठीक है, बाकियों की कोई प्रायोरिटी नहीं है। और आपको कोई अच्छे तरीके से पढ़ाया जाए या आपको कहा जाए बोलो आके, है, कॉन्फिडेंस हो, ये आपकी ट्रेनिंग है, तो पिछू पड़ जाते हैं जी, ये क्या तरीकेकार है? ठीक है, और वो ना कि एक है कि हम ना लोगों के साथ चलें, वो चलना नहीं है, लेग पुलर बन जाना हमने ऐसी की तैसी, ये चार आगे क्यों जा रहे हैं? वो भाई जिसने आगे जाना उसने चले जाना है, क्लास में वो चीज डिस्कस हो या ना हो, जिससे फैसला कर लिया ना और उसकी वो प्राइस पे करने के लिए यानी कि मेहनत करने के लिए आती है, उसने आगे जाना ही जाना है, ठीक है? उनको आप जो मर्जी कर ले, आपके लिए कोई दुनिया नहीं रुकेगी। वक्ती तौर पर आप हर्डल्स क्रिएट कर लेंगे, किसी को गिरा देंगे, लेकिन लूजर वही है जो मेहनत नहीं करेंगे इस मौके पर। और खास तौर पर अभी तो इतनी जो आप लोगों का कंपटीशन है ना आप लोगों की जनरेशन के लिए, आप लोगों को अंदाजा ही नहीं है कि एआई क्या करने लगी है आप लोगों के साथ। एआई समझ है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये सादे सादे डॉक्टर, सादे सादे वकील जो भी एडवाइस करते हैं ना, इन सब के करियर खत्म हो रहे हैं मुस्तकबिल में आके। स्पेशलिस्ट का दौर रह जाएगा, ठीक है? वो और आईटी के साथ मिलके, एआई वालों के साथ मिलके सॉफ्टवेयर होंगे, सॉफ्टवेयर ही खरीदने लोगों ने, या वो उसकी जो भी मेंबरशिप वगैरह होगी, अपने सिम्टम्स वगैरह डालेंगे और उधर उनको एडवाइस मिल जाएगी। इधर आपका भी यही होगा सिलसिला वगैरह, ठीक है? लेकिन पता नहीं, कम से कम यार अपने साथ तो ज्यादती ना करो। अच्छा, ये इस मौजू के हवाले से
अब मुकीम तुम्हारे क्वेश्चन होने चाहिए, लेकिन तुमने कोई बात सुनी ही नहीं, तो तू क्या क्वेश्चन करेगा या क्या उसका तू बयान करेगा। अच्छा जी, आप लोगों को इस वाले से कोई जो आज हल्का फुल्का शुरू में थोड़ा बहुत मैंने जो एक्सप्लेन किया था उधर लेक्चर, उस वाले से थोड़ा सा डिफिकल्टी हुई होगी, लेकिन हल्की फुल्की बातें हैं मेरे हिसाब से। जो बच्चे हमारे साथ रहे हैं या जिन्होंने घर में भी बैठ के वो सुन लिया, उनको क्लियर होना चाहिए। क्यों भाई, ऐसे ही है। अली, आपका कोई सवाल? यस सर। सर सिर्फ एक है, जो आपने वो जूरिस बताया था, क्या नाम उसका, जोसेफ डैनाउ, वो कहाँ से था, कौन सी स्टेट या कंट्री से था? पता नहीं, मैंने नहीं सर्च किया, वो नेट पे सर्च कर लोगे पता लग जाएगा बेटा। हमने उसका कोड किया ना, राइटर ने कोड किया, वो हमने बता दिया उसकी अहमियत क्या है, उसको एनालाइज करके वो बेटा सर्च कर लोगे पता लग जाएगा। हाँ जी, और किसका क्वेश्चन? सर मेरा एक क्वेश्चन है। बोलो बेटा। सर मैंने ये पूछना था कि जैसे हमने रोमन ओरिजिन में पढ़ा और इटली में भी और अभी ये जर्मनी में भी, कि जो जूरिस्ट होते थे उन्हें अलहदा मतलब समझा जाता था और जो जुडिशरी होती थी वो अलहदा होती थी। लेकिन अभी ये जो हमने फ्रांस का पढ़ा था, तो इसमें वो जूरिस्ट और जुडिशरी को मिक्स कर रहे थे, मतलब उनके जुडिशरी नहीं, को ही वो जूरिस्ट। असल में फरवा बेटा, आपने ये देखना है कि मुफक्कर या फिलोसफर, जूरिस्ट वही है ना बंदा, ठीक है, कानून को इतना समझता है कि वो उसको एक इसको नॉलेज भी है और फर्दर उसमें डेवलपमेंट भी कर सकता है। पहले तो ये बात आपने क्लियर करनी है। जी सर। मुफक्कर या फिलोसफर है वो, अगर कानूनी तौर कानून से रिलेटेड फील्ड से बंदा है, ऐसा मुफक्कर या फिलोसफर, उसे जूरिस्ट कहते हैं। मोटी सी बात है कि ये क्लियर होनी चाहिए सबको। क्लियर है ये बात? जी सर। तो बेटा जो अपना प्रोफेशन के साथ ये रोल अदा करेगा, उसके साथ एट्रीब्यूट हो जाएगा। अब मुझे तुम बताओ, शुरू में जिस तरह मैंने बात की, अभी पढ़ेंगे आगे, कि पॉन्टिफ्स थे या मजहबी लोग थे, उसके बाद ये अपर क्लास के लोग आ गए जो कि लोगों पे अपनी धाक बैठाने के लिए, अपने आप को फेमस करने के लिए ये रोल प्ले करने लग गए। ठीक है, जजेस और लॉयर्स जो थे वो रोल प्ले नहीं करते थे। आने वाले दौरों में मर्चेंट्स, किसी मर्चेंट को लगा कि यार ये काम अच्छा है, उसने शायद रोल प्ले करना शुरू कर दिया होगा। तो शुरू में गिल्ड्स वगैरह जो थी, जो मर्चेंट अदालतें थी, वो पहले यही बैठते थे ना लोग। उसको आगे आपने देखेंगे अभी कि ले पर्सन का या उसी बंदे का, फिर मैनेजमेंट में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों का होने का जो उसूल था। जर्मनी में वो टीचर, फिर वो जैसा ब्लॉगना यूनिवर्सिटी की बात हमने की थी, ग्लॉस्टर और ब्लॉगना, उस दौर में वो टीचर इसको रोल को प्ले करने लग गए। ऐसे ही है। जी सर। तो जूरिस्ट एक एट्रीब्यूट आप समझो, ठीक है। अभी वो टीचर साथ साथ अपनी चेंबर प्रैक्टिस, टीचर्स या बेसिकली आपकी फील्ड है ना कानून की, लीगल, उसमें नौकरी पेशा बंदे को अदालत के सामने पेश होने का लाइसेंस नहीं है। बेसिकली जब आप पढ़ेंगे ना लीगल प्रैक्टिशनर एंड बार काउंसिल एक्ट या लीगल एथिक्स में, उधर आपको बात होगी, लेकिन चेंबर प्रैक्टिस तो वो कर सकते हैं ना। जी ठीक है, सर। अब क्लियर है बात की कि जूरिस्ट कौन है? जी सर क्लियर है। अब जर्मनी में देखो तो फैकल्टी यानी कि टीचर्स थे ना, जूरिस्ट बन गए। जी सर, वो मुझे ये कंफ्यूजन हो रही थी कि अगर वो जूरिस्ट हैं तो फिर वो शायद जुडिशरी में क्यों आएंगे, लेकिन वो तो मतलब वो मेरी नहीं, कंफ्यूजन थी, मुझे देखो हो ना, गया क्लियर। हर अभी आप जब आप ना, अभी आप देख भी रहे होगे, जो मैंने चैनल को सब्सक्राइब या नोटिफाई किया हुआ है, वो कॉन्ट्रैक्ट में या दूसरी क्लासेस में जो आपसे सीनियर है उनको केस लॉज पढ़ाए जाते हैं। तो उधर भी 4 का बेंच है या 2 का बेंच है, तो हर जज नहीं लिख रहा उसमें जो क्या कहते हैं जजमेंट को, ठीक है, कोई स्पेशल जज ही लिख रहा है उसको। क्या ख्याल है? जी सर। ठीक है, तो हर एक का रुतबा मुकाम अलग है, कोई बेहतर राइटर है, कोई बेहतर वो करने वाला है। हाईलाइट कर रहे, चला जा, तो गल सुनो। हाँ, रुकी, चला कोई नहीं यार, खैर टेंशन ना ले। हाँ जी बेटा, पॉइंट क्लियर हो गया। अब किसने किसी और का कोई क्वेश्चन था? जल्दी करो, मैं नेक्स्ट स्टार्ट करना। हाँ पूछो बेटा।
वो सर कौन आप था कहते हैं किसने हैंड रेस कि किया था? जो बंदा लॉयर है लेकिन एम्प्लॉय है तो वो कोर्ट में पेश होकर केस नहीं फाइल कर सकता, तो सर ऐसे हो सकता है जिसके पास बार का लाइसेंस हो लेकिन वो कहीं एम्प्लॉय हो तो अपने बार के लाइसेंस के बेस पे तो कोर्ट में पेश होकर केस लड़ सकता है ना? यार मना है, नहीं लड़ने को तो जो मर्जी कर लो। अब मुझे तो ये तुम्हें अलाउ तो नहीं ना बंदे मारने शुरू कर दें, हम गन है हमारे पास या गन नहीं भी है, या आप अपने छत पे चले जाओ भी लोगों के ऊपर कूड़ा गिराने शुरू कर दो, तो कूड़ा तो आप गिरा दोगे, ठीक है, लेकिन वो अच्छी बात है या गलत बात है? गलत बात है। तो बेटा आप सुनते ही है ना, लाइसेंस तो ले लिया जाता है। असूल ये है कि लॉयर को अगर कोई बिजनेस शुरू कर दे या कोई नौकरी करना शुरू कर दे तो उसको अपना लाइसेंस सस्पेंड कराना चाहिए। कोई गुफ्तगू नहीं है, फिर हम ना नेक्स्ट अपने फिर बातें चलते हैं। को भी पूछ लो कुछ सवाल किसी का। तो तस्वीर खींच के आप सब कल आ रहा ਜਦੋਂ ਜੇ ਨਾ ਆਇਆ ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਆ बस ठीक है। ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ 10 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਨੇ 7 ਖਾਲੀ चलो ठीक है, ओके। एक ही सदा दे में भी ठीक है यार, इतना चाबी लकड़ी जमा करवानी चाबी जी बेटा, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं? तो फिर अब नेक्स्ट, अब देखिए जो आर्टिकल हम असेस कर रहे थे ना, राइटर ने उसको ना 3 पोर्शन में डिवाइड किया था। पार्ट 1 में अब हमने देख लिया कि डेवलपमेंट किस तरह से हुई है, मुख्तलिफ मराहल से किस तरह हुए। अब एग्जिट सरंजाम दे रहा है उस सिलसिले में, तो कौन स्टार्ट करेगा इसको? नजर आ रहा है जी? मोहम्मद खान, बस प्रिंस होजी, आप क्यों नहीं बेटा पार्टिसिपेट करते? सर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करूंगा। अली कंबो, वो इंशाल्लाह ही मैंने पाकिस्तानी आज कौम तक इंशाल्लाह लास्ट देखते लेक्चर हुए लिया बस सारी। सब वीडियोस देखी, हाँ, ये वीडियोस नहीं देखी अभी सर। तो पिछली वीडियो में तूने कौन सा बता दिया मैं अली आज तक है? वो देखनी नहीं, वो तो सुननी है, वो भी जरूरत है अगर आपको, तो ना अगर आर्टिकल पढ़ो जो उसको समझ लगती है उससे वो काफी है बस। हाँ बस मोहम्मद खान ही है क्लास में और कोई भी नहीं है। क्यों भी सुहेब जावेद, आप क्यों नहीं बेटा पार्टिसिपेट करते क्लास में? उन्हें फटाफट माइक बंद करता है डर के। क्यों दे वैसे ही है? माइक नहीं बंद किया, मेरा नेट ऑफ हो गया था डेरे पे, तो सर घर आया हूँ गाँव में, तो मोबाइल बंद हो गया, तो अभी आगे चार्ज लगाया मोबाइल। नहीं तो आप क्यों नहीं पार्टिसिपेट कर रहे? तीसरा वीक हो गया, तो इंशाल्लाह समझ नहीं नेक्स्ट लगती, कोई झिझक है कि खुद ही मेहनत नहीं कर रहे? कोई तो वजह होगी ना जोए बेटा। सर तबीयत नहीं ठीक है ऐसे। अच्छा, इसमें ना अब अगर किसी ने ये बहाना लगाया ना कि मैं बीमार था, तो उस पे अब ये लतीफा आगे सुनाया जाएगा है क्लास में। नहीं जोहेब की सर, माफी है, नेक्स्ट बंदा बताएगा ना उसको, ठीक है? अगर जहेब किसी और ने या आपने कहा ना आगे से कि मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, ठीक है, तो उसका मतलब। हाँ जी मोहम्मद खान बताएं बेटा। जी सर, स्लाइड स्क्रॉल कर दें, थैंक यू सर। इस स्लाइड में पब्लिक और प्राइवेट लॉ के डिवीजन के हवाले से उन्होंने बताया कि मॉडर्न सिविल लॉ सिस्टम में जो पब्लिक और प्राइवेट लॉ की सूरत में फंडामेंटल एक डिवीजन है, लेकिन दूसरे पॉइंट में उन्होंने कहा कि लेकिन इस तकसीम की जो बुनियाद है, इसकी फाउंडेशन है, उसके हवाले से सिविल लॉ सिस्टम के लायर्स के आइडियाज भी मुबहिम है कि वो भी गैर यकीनी का शिकार हैं इस हवाले से। लेकिन उन्होंने कहा कि लेकिन जिन ममालिक में ये सिविल लॉ सिस्टम राइज है
उनमें भी पब्लिक और प्राइवेट लॉ के दायरा कार के हवाले से कोई क्लैरिटी नहीं है लोगों को। असल में ना राइटर ये कहना चाह रहा है कि जो ये डिवीजन है ना पब्लिक क्लास, साफ नहीं नजर आती राइटर को, क्योंकि उससे पूछा भी होगा तो सिविल लॉयर इसके अंदर एकदम बयान सकते हैं। उसकी राय में ये बल्कि प्रैक्टिकली है कि शुरू में जिस तरह देखते हैं ना आप कि प्राइवेट लॉ इंडिविजुअल्स के जो मामला थे उसके हवाले से सिविल लॉ का जो पोर्शन था उसमें ही वो आपके प्रेटर और जूडेक्स होते थे और जूरिस्ट उसी में काम करते थे। जबकि पब्लिक लॉ की डोमेन जो है आगे हम जिसे देखेंगे तो वो तो ज्यादातर इंपीरियल लेजिस्लेशन से ही डील होती थी। कहते कोई नजरियाती एहसास नहीं है इसकी, ये प्रैक्टिस ही समझा जाता है, ये हिस्टोरिकली उनकी है इस तरह से। और दूसरे नंबर पर कि जिन ममालिक में सिविल लॉ है भी तो तमाम ममालिक में भी ये यकसानियत नहीं है स्कोप के हवाले से कि पब्लिक लॉ के कौन से कानून की ऐसे मामलात हैं जिनको हम पब्लिक लॉ की डोमेन में समझेंगे और कानून के कौन से ऐसे मामलात हैं जिनको हम सिविल लॉ की डोमेन में समझेंगे। नेक्स्ट सर इस स्लाइड में उन्होंने बताया कि 17th और 18th सेंचुरी में जो सिविल और तू कोड्स ये हैं आदत जो छोड़ दे ना बेटा, तू छोड़ दे स्लाइड को, आदत को। तेरे पास है ना आर्टिकल, पढ़ा तूने? जी सर। ठीक है, तू अपनी स्लाइड बना ले। अब नेक्स्ट जो होगी ना ये टॉपिक के बाद एक तेरी अब स्पेशल हमने करनी है, तो ओके तू सर। अपनी स्लाइड बना ले और उनको बयान कर। ये इस आदत से छोड़, उधर जाके भी जब तेरी भी प्रेजेंटेशन होगी इस स्लाइड में मैंने ये बयान किया है, इसको छोड़ बात को, है एक सीक्वेंस में बात कर। अनोइंग है आदत आपकी है। ठीक है सर। तो सर 17th और 18th सेंचुरी में जो सिविल कोड प्राइवेट लॉ को इस तरह बयान करता है कि ये कानून की ऐसी डोमेन है जिसमें गवर्नमेंट की जिम्मेदारी सिर्फ प्राइवेट राइट्स की तौसीक या निफाज करवाना है और प्राइवेट राइट्स को इस तरह बयान। हाँ, असल में बेटा बात यहाँ पे आइडिया क्या है पीछे, आप देखें ना पॉलिटिकल साइंस आप लोगों ने पढ़ लिया है या पढ़ रहे हैं और आपको पता है कि ये इसमें किस तरह से डिवीजन की जाती है कि स्टेट बेसिकली है क्या। वैसे तो ये एक इल्यूजनरी बॉडी सी है ना, समझा जाए तो लोगों का एक मजमूआ है। लोग अपने में से जब डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स के बुनियाद के ऊपर हमने तय कर लिया हम अपना निज़ाम हुकूमत चलाएंगे, उसकी एहसास क्या है बेसिकली कि जो लोग हैं लोगों अपने नुमाइंदे चूज करेंगे, उनको पावर देंगे ताकि वो आपके दरमियान में मामलात को चलाएं और उसी हवाले से फिर बेहतर निज़ाम चले। क्योंकि हमें पता है ना कि हर बंदे को अगर ये दे दिया जाए तो कोई मशरक की तरफ मुंह होगा, किसका शुमाल मशरक की तरफ, जितने पता भानपति का गुम्बा बन जाएगा। तो ये मकसद है। तो जब लेकिन सिविल लॉ की जब बात करते हैं जिसको हम क्रिमिनल लॉ से डिस्टिंग्विश करते हैं या प्राइवेट राइट्स की बात करते हैं, तो स्टेट का उधर कोई ताल्लुक नहीं है उनको निफाज कराने में, उसके पार्टी बनने में, क्योंकि स्टेट उसमें पार्टी नहीं होती है। मैंने मोहम्मद खान से बाइक खरीदी है, बाइक इसने नहीं दी, डैमेज बाइक दिया या मैंने पैसे पूरे दिए, ये तो मेरा उसका मामला है। स्टेट ने ये कहा कि इनकी लड़ाई के लिए हम एक इनको फोरम दे देते हैं, अदालत दे दिया, कवानीन बना दिए कि अगर ये इस तरह से करेंगे तो किसका क्या हक बनता है, क्या रेमेडी किसके पास है, और इसका नफाज इस तरह से वो आपस में करा लें। ठीक है, सिंपल इतना अदालत का काम है। लेकिन जब क्रिमिनल लॉ की आप बात करते हैं कि ऐसे अमल या ऐसे ओमिशन जिनको इतनी ज्यादा उनका नताइज बुरे हैं कि स्टेट समझती कि अगर मैं मोहम्मद खान को बुलेट फायर कर दूं, इसको किसी तरह से हर्ट पहुंचाऊं, इसकी चीज चोरी कर लूं, इस पे रॉबरी करूं, एक्सटॉर्शन कमिट करूं, तो वो कहते कि इतना इस एक तो खतरनाक काम है और इतना बुरा काम है। सोसाइटी एज अ होल समझती है कि ये उसके खिलाफ काम नहीं है, ये हम सब के खिलाफ काम है, तो स्टेट उधर मुद्दई बन जाती है। जिस तरह ना इस केस में फिर क्या होगा, पहले जो मिसाल दी थी सिविल सिस्टम, सिविल मैटर में या प्राइवेट मैटर में, वो होगा केस का टाइटल वकास वर्सेस मोहम्मद खान या मोहम्मद खान वर्सेस वकास, जो केस लेके जाएगा अदालत में उस बुनियाद के ऊपर। लेकिन जिस पे मैंने इसके साथ क्रिमिनल एक्ट किया है उसमें क्या आ जाएगा, स्टेट वर्सेस वकास। ठीक है बेटा, तो ये आपने बातों को समझना है, प्राइवेट और पब्लिक लॉ की ना
चीज को, जो इस कॉन्सेप्ट को आप क्लियर होगे तो फिर आगे बात बढ़ेगी। कई की बातों में कई इसमें ना कॉन्सेप्ट होते हैं, उसके लिए ना आप ना ब्लैक स्लैट डिक्शनरी जो है वो डाउनलोड कर लें। ऑल्दो उसका मेरा 11वां-12वां एडिशन होगा जो अभी चल रहा है, और ये डिक्शनरी भी ना काफी महंगी है, 15-20 हजार से कम नहीं मिलती जो ओरिजिनल है। लेकिन हमारे पास ना 6वां सेशन है इसका, पीडीएफ ब्लैक स्लैट डिक्शनरी करें ना, उसको आप यूज किया करें। जो भी ऐसी बात आपको मिलती है ना कानून के हवाले से, इसको आदत को अपनाएं, क्योंकि आपकी जो सुप्रीम कोर्ट है वो उसके फैसलों में भी उसका होता है। यहां तक बात क्लियर हो गई कि प्राइवेट राइट्स या प्राइवेट लॉ का क्या कॉन्सेप्ट है, स्टेट का उसमें क्या रोल है। जब वो बात कर रहा है ना कि 17वीं और 18वीं सदी के जो सिविल कोर्ट्स थे, उनके मुताबिक प्राइवेट लॉ किसको कहते हैं, दैट एरिया ऑफ द लॉ इन विच द सोल फंक्शन, सिर्फ जो एक काम है गवर्नमेंट का, रिकॉग्निशन एंड इन्फोर्समेंट ऑफ प्राइवेट राइट्स, दैट्स इट, बस माती सबर करती, और उसका कोई ज्यादा उसमें रोल नहीं है। क्लियर है ये बात? तो पहले ही क्लियर थी, बोलो। बेटा आप जवाब ही नहीं देते, क्यों भी फरवा नाम ले लेके जी बता सर। रहे, पहले ही क्लियर सी जी बात सर। है। अच्छा आप मोहम्मद खान आप बताओ फिर। सर इसी पॉइंट को अगले को बता दे। सर मॉडर्न एरियाज में जो दीवानी और कमर्शियल लॉ है वो भी प्राइवेट लॉ का हिस्सा है, और कुछ एरियाज में इसकी तकसीम को प्राइवेट लॉ और पब्लिक लॉ के डिवीजन को अभी मुतराज़ समझा जाता है। और सिविल लॉ की उन्होंने कहा कि बेसिकली दो ब्रांचेज है, एक सब्सटेंटिव लॉ है जो कि लॉ के प्रिंसिपल को वाजे करता है, और इसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि सब्सटेंटिव लॉ इज द सेट ऑफ लॉ दैट गवर्न्स हाउ मेंबर्स ऑफ अ सोसाइटी आर गवर्न्ड एंड आल्सो डिफाइंस राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन सिविल लॉ एंड क्राइम एंड पनिशमेंट इन क्रिमिनल लॉ। और इसके बाद जो अगर राइट्स में डिस्प्यूट आ जाता है, जो राइट्स के इन्फोर्स कर दी हुए हैं स्टेट ने इंडिविजुअल्स की, उसमें अगर डिस्प्यूट होता है तो अदालतों के ज़ाब्ते के हवाले से जो है कुछ ममालिक इसे प्राइवेट लॉ और कुछ ममालिक इसे पब्लिक लॉ की डोमेन समझते हैं। अब देखिए बेटा, एक हवाले से तो अच्छा उसने बता दिया सब्सटेंटिव लॉ का पोर्शन है, और एक बता दिया प्रोसीजरल लॉ। जब लॉ की कई तरह से क्लासिफिकेशन करते हैं तो ये क्लासिफिकेशन भी है उसकी। इससे अब क्या मुराद है, सब्सटेंटिव लॉ उसने बता दिया राइट्स। जैसा अब पहली जो मिसाल थी उसमें है कि बाइक मैंने इनसे खरीदी तो इन्होंने डैमेज्ड बाइक दी, तय हुआ था बाइक बिल्कुल ठीक है, दुरुस्त हालत में काम करी, पैसे मैंने दे दिए। अब मेरा तो एक राइट इन्फ्रिंज हुआ ना, हक था मेरा। अब मैंने इसे कहा कि यार बाइक बदलो या इसे ठीक करा के दो, इसने इनकार कर दिया। अब मेरे पास क्या ऑप्शन है, मैं अदालत में जाऊंगा उसको इन्फोर्स कराने के लिए। अब मेरा हक ये है कि एग्रीमेंट जिस तरह से तय हुआ था उसी तरह से उस पर अमल होना चाहिए, ये सब्सटेंटिव लॉ का हिस्सा है। लेकिन उस पर अब निफाज कराना वो प्रोसीजर लॉ पे। प्रोसीजर हमें क्या बताता है कि जनाब वकास जाएगा जब अदालत में और ये एप्लीकेशन देगा, उसे प्लेंट कहते हैं, उसमें ये चीजें, ये रिक्वायरमेंट है उसकी, इसलिए अब बन गया प्लेंटिफ। और उस कानून में ही पता है कि किस अदालत के पास किस मैटर के लिए जाना है। प्रोसीजर का ये भी हिस्सा है। मैंने जमा करा दी, अदालत अब मोहम्मद खान को नोटिस देगी कि भाई तुम्हारे खिलाफ ये प्लेंट आ गई है, इसका जवाब दो। उस जवाब को कहते हैं रिटर्न स्टेटमेंट। रिटर्न स्टेटमेंट में क्या क्या चीजें होनी चाहिए वो भी उस प्रोसीजर कानून ने बता दी। उसके बाद अदालत ने दोनों को जवाब को और उसके एप्लीकेशन को सामने रख के उन पे इश्यूज फ्रेम करने हैं, पहला काम अदालत का। ठीक है, ये प्रोसीजर की बात है। फिर उसके बाद अदालत ने दोनों पार्टी को मौका देना है, बारी बारी वो अपने एविडेंस पेश करेंगे। एविडेंस का क्या तरीकाकार है पेश करने का, अब वो प्रोसीजर का हिस्सा है। उसके बाद आर्गुमेंट्स की बारी आ जाएगी, फिर अदालत ने फैसला देना है जिसको डिक्री एंड जजमेंट कहते हैं। ठीक है बेटा, तो ये डिस्टिंक्शन की जाती है। डिक्शनरी का आप देखें इन चीजों को, नेट पे भी मौजूद है, लेकिन जो ब्लैक स्लैट डिक्शनरी उसमें जब पेटेंट बात होती है तो वो ये कह रहे हैं कि कुछ ममालिक में सिविल प्रोसीजर को पब्लिक लॉ का हिस्सा समझा जाता है, कुछ में प्राइवेट का हिस्सा समझा जाता है। ठीक है बेटा, और साथ ही साथ एक और डोमेन आ गई, तीसरी, पब्लिक है प्राइवेट है लेकिन मिक्स्ड है एक। ठीक है, उसमें इतनी तखसीस नहीं की जा सकती, जिस तरह के लेबर लॉ है, सोशल सिक्योरिटी। सोशल सिक्योरिटी से क्या मुराद है
कि बेसिक जो सोसाइटी में रहने के लिए चंद ज़रूरियात है, नेसेसिटीज़ है, बच्चों की तालीम है, हॉस्पिटल्स हैं एंड सो ऑन, पब्लिक लेवल की जो है वो बरकरार होनी चाहिए। फिर गवर्नमेंट रेगुलेशन से क्या मुराद है इस बातों में कि आपकी अगर प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल है तो उसके लिए क्या असूल है, प्रॉपर्टी को आपने कमर्शियल कराना है उसके क्या असूल है, एग्रीकल्चर है उसके क्या असूल है, स्टेट का उसके ऊपर क्या राइट है, टैक्स देना है नहीं देना एंड सो ऑन वगैरह चीजें। ठीक है, ये कुछ मामले में बेसिकली लॉयर हमें ये राइटर हमें यही बता रहा है कि हम क्लियरली ये नहीं बात बता सकते, यानी कि ममालिक में भी क्लैरिटी नहीं है इस हवाले से कि पब्लिक डोमेन में क्या चीजें हैं और प्राइवेट डोमेन में क्या चीजें हैं, कुछ कुछ फिर भी इख्तलाफ पाया जाता है। क्लियर है यहां तक बात? जी सर क्लियर है। क्यों भी इसरा बशारत? यस सर, समझ आ रही है। क्या समझ आई बताओ? सर मैं इस वक्त तो नहीं एक्सप्लेन करी, लेकिन समझ आ रही है। बेटा मुझे पता है ऑब्वियसली तुम नहीं पढ़ के आई हो, कुछ सुना है, कोई तो बात बैठी होगी ना, तभी तो मैं करूंगा ना, अंदाजा लगाऊंगा ना कि जो आप में सुनने और देखने की सलाहियत को इस्तेमाल कर रहे हैं, डाटा गया है आपके दिमाग में, ठीक है, और आप कह भी रहे हो कि मुझे कुछ समझ आई है, तो वही हम जानना चाह रहे हैं। इधर मैं कौन सा पेपर पेन लेके बैठा हूँ कि जनाब इस तरह के नंबर लगा रहा हूँ या क्लास गलत बता दोगे ज्यादा, हम हंस लेंगे बस, दैट्स इट। तो बताओ शाबाश। सर पब्लिक लॉ का वो ये कह रहे हैं कि जिस तरह प्राइवेट लॉ के अंदर इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, पर्सन टू पर्सन जो है वो इंटरेक्शन एक उसका लॉ होता है, तो पब्लिक के अंदर स्टेट टू पर्सन होता है, ये स्टेट टू पब्लिक होता है लॉ। तो और इसके अंदर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल, एडमिनिस्ट्रेटिव और क्रिमिनल लॉ इस सेंस के अंदर हो सकता है कि जैसे अगर कोई भी इंसान जो है वो कोई क्राइम करता है, कोई जुर्म करता है, तो वो बेसिकली अगर वो किसी दूसरे के अगेंस्ट चाहे वो कर रहा हो, लेकिन एट द एंड बाय लॉ वो स्टेट के अगेंस्ट ही कर रहा होता है, स्टेट वर्सेस द एक्यूज्ड। तो अब प्रोसीजर और सब्सटेंटिव का हमें थोड़ा सा बता दो, आइडिया क्या है? सर सब्सटेंटिव लॉ के अंदर लॉज जो है वो डिफाइन किए जाते हैं, एंड प्रोसीजर का फॉर एग्जांपल अगर प्रॉपर्टी लॉ है, आपके पास रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, आपने उसे कमर्शियल के अंदर आपने उसे कन्वर्ट करना होता है, तो उसका एक प्रॉपर प्रोसीजर जो है वो प्रिस्क्राइब किया जाता है बाय लॉ। आपने किसी गवर्नमेंट की अथॉरिटी के पास जाना होता है, तो वो जो सारा प्रोसीजर होता है, वो जो सारे इंस्ट्रक्शंस जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं, वो प्रोसीजर इसरा बेटा नहीं इसरा बेटा, ये तो डोमेन आई थी रेगुलेशन की है, किस तरह से गवर्नमेंट की पावर है उनको रेगुलेट करने की। प्रोसीजर की बात जब करते हैं कि अदालत में क्या तरीकेकार होगा, जब सिविल लॉ की बात करते हैं, जब क्रिमिनल लॉ की बात करते हैं उसमें तफ्तीश भी शामिल हो जाती है उसका, कि वो किस तरह से तरीकेकार है, कानून ने बता दिया इस हवाले से। ठीक है, देखें आप आहिस्ता आहिस्ता और आपको समझ लग जाएगी इस बात की। ठीक है, अब हमें नेक्स्ट कौन बताएगा? थैंक यू मोहम्मद खान। पब्लिक लॉ क्या है जनाब, या पब्लिक लॉ के हवाले से क्या गुफ्तगू हुई है जी? एनीवन? यार थोड़ा सा तो 13 स्लाइडें थी, 12 समझ लें, उसमें भी आप लोगों को क्या था, 1.5 घंटा हम उसी पे लगाएंगे? कोई भी नहीं पढ़ के आया? ये तो नहीं हो सकता कोई ना पढ़ के आया हो। मोहम्मद खान नहीं बोलना है बस, चलो बताओ मोहम्मद खान। जी सर इस पे आपने पहले भी बयान किया पब्लिक लॉ को, तो पब्लिक लॉ को वो इस तरह डिफाइन करते हैं कि पब्लिक लॉ इज द पार्ट ऑफ लॉ दैट गवर्न्स द रिलेशनशिप बिटवीन लीगल पर्सन्स एंड गवर्नमेंट एंड रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स दैट आर डायरेक्टली कंसर्न टू सोसाइटी। अच्छा, जब हम बात करते हैं ना लीगल पर्सन की, बेसिकली इंडिविजुअल है और लीगल पर्सन भी, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के जरिए से उनको एक कानूनी हैसियत या लीगल पर्सनैलिटी दी जाती है, तो वो भी उन इंडिविजुअल में ये सब्जेक्ट ऑफ स्टेट ही तस्वर होते हैं, शहरी ही हैं उनको, बस उनकी पर्सनैलिटी लीगल फिक्शन के तौर पर आई है जी। नेक्स्ट। और सर आईनी, इंतजामी और क्रिमिनल लॉ के तमाम जो मामलात हैं
वो भी पब्लिक लॉ में ही शामिल है। और इसकी जो फाउंडेशन है वो रोमन एम्पायर में है, लेकिन इसमें इतनी डेवलपमेंट नहीं हुई थी। और इसकी डेवलपमेंट 1648 में जब ट्रीटी ऑफ वेस्टफैलिया हुआ और रोमन एम्पायर टूटी और मुख्तलिफ नेशन स्टेट्स में वो डिवाइड हो गई, तो उन्होंने उन नेशन स्टेट्स ने अपनी गवर्नमेंट को मजबूत करने के लिए जो इंतजामी ढांचे तश्कील दिए थे, फिर उसके बाद जो इसकी डेवलपमेंट जो है स्टार्ट हुई थी पब्लिक लॉ। गवर्नमेंट है। जी सर। और 19वीं सेंचुरी में पब्लिक लॉ की काफ़ी डेवलपमेंट नज़र आती है। वहाँ जो सिविल लॉ के लायर्स थे, जो प्राइवेट लॉ को देखते थे, उन्होंने कहा था कि प्राइवेट लॉ के प्रिंसिपल्स हैं उनको केसेस में एप्लीकेबल नहीं है जिनमें स्टेट पार्टी होती है। स्टेट वर्सेस अक्यूज्ड वाले जो केसेस हैं उनमें जो प्राइवेट लॉ के प्रिंसिपल्स हैं वो हम अप्लाई नहीं कर सकते, इसलिए नए ज़ाब्तों की उन्होंने कहा था कि ज़रूरत है। फिर जब मोनार्की से इसकी तरफ पब्लिक गवर्नमेंट की तरफ जब रुझान बना, तो तब ये रिव्यू का कंसेप्ट मुतारिफ करवाया गया था। अच्छा, रिव्यू से क्या मुराद है बेटा? जब हमें पता है ना कि अब जो मॉडर्न स्टेट्स हैं उनकी जो पीछे कॉन्स्टिट्यूट वो किस तरह से हुई है, तो एक इमरानी माहिदा जिसे आप कहते हैं ना, पॉलिटिकल एग्रीमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन, जिसे सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड भी है। तो कुछ उस हवाले से गुफ्तगू आपने पॉलिटिकल साइंस में भी सुनी होगी कि कितने ऑर्गन है जी मोटे मोटे स्टेट के? बताओ बेटा। 3 है सर। कौन कौन से? थे लेजिस्लेटिव पार्ट था, एग्जीक्यूटिव था और जुडिशरी। अच्छा, ये कौन ये रोल प्ले करेंगे, यानी कि इनकी क्वालिफिकेशन क्या होंगी, ये इनके फंक्शंस क्या हैं, इनकी जिम्मेदारियां क्या हैं, इनके राइट्स क्या हैं, पावर्स क्या हैं, ये कहाँ से हमें पता लगता है? सर लेजिस्लेटिव पार्ट से। कॉन्स्टिट्यूशन से ही पता लगता है ना बेटा। जी सर। असल में तो उसने पावर दी है ना, उसने बताया कि ये लेजिस्लेचर इदारा है, जैसा हमारा है पार्लियामेंट या मजलिस शूरा। इसमें कौन कौन शामिल है? इसमें प्रेसिडेंट शामिल है, इसमें आपका अपर हाउस जिसे सेनेट कहते हैं, और फिर आपका नेशनल असेंबली शामिल है। ये लेजिस्लेचर है। इसमें किस तरह से होना है जनाब? 5 साल बाद इलेक्शन होंगे, वो इलेक्शन कौन लड़ सकता है, उसकी ये क्वालिफिकेशन है, ये क्या क्या काम कर सकते हैं। तो बाकायदा लेजिस्लेटिव लिस्ट, ठीक है। अब पहले 3 थी, अब 2 हैं, ठीक है। फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट है और प्रोविंशियल लिस्ट है। पहले कंकरेंट लिस्ट भी होती थी। वहां से पता लगा ना हमें। अब ये कानून का जो दे रहा है उनको ये पावर कानून बनाने की, जो इंस्ट्रूमेंट, जो डॉक्यूमेंट, उसी के तहत ही काम करना है ना उन्होंने। अब वो उसके मुताबिक काम कर रहे हैं या उस जो पावर दी गई है उसे तजावज कर रहे हैं, ये कैसे पता लगेगा? रिव्यू करोगे ना। जब मैं जिस आपसे बार बार पूछता हूँ भी समझ लगी, ये बताओ वो कराओ, तो एक्चुअली मैं आपको रिव्यू कर रहा हूँ, आपसे करवा रहा होता हूँ ना, कि जो मैं अभी आपके साथ गुफ्तगू कर रहा हूँ या कम्युनिकेशन के जो 3-4 जराए हम यूज कर रहे हैं, रिटन आर्टिकल है, स्लाइड्स हैं, रिकॉर्डेड गुफ्तगू है, इधर भी हम क्लास में भी सेशन में गुफ्तगू करते हैं, रिव्यू करा रहा हूँ ना। फिर आपका रिव्यू होता है जब आप लोग पेपर्स देते हैं, टेस्ट देते हैं, उनको बैठ के रिव्यू किया जाता है, भाई फलाने कितने नंबर। ये रिव्यू के नतीजे में आपका जो आया था ना रिजल्ट, ठीक है। तो उसको बुनियाद के ऊपर, जब कॉन्स्टिट्यूशन बुनियाद के ऊपर पब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात आई, तो साथ ही साथ किसको पावर दे देते हैं। तो एक कोट भी है ना कि पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। तो रिव्यू का उधर फिर उन्होंने देखा, जिस तरह से पहले कंपार्टमेंटलाइजेशन की गई ना स्टेट पावर की। पहले तो ये तीनों की तीनों पावर एक ही फर्द के पास होती थी, बादशाह उसे कह ले, ये कुछ ममालिक में कुछ खानदान मिलके इस तरह से चला रहे थे निजाम को। तो इधर रिव्यू से फिर ये बात आई, जुडिशरी को तय कर दिया गया कि वो चेक करे कि लेजिस्लेचर ने जो काम किया है ये आइन के मुताबिक है या नहीं, एग्जेक्टिव जो काम कर रही है ये आइन के मुताबिक काम कर रही है या नहीं काम करती। जो कॉन्स्टिट्यूशनल अनकॉन्स्टिट्यूशन की बात है ना, वो ये आ जाती है। लॉ इन अ ब्रॉडर सेंस बात है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन भी शामिल होता है। बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन इज आल्सो अ लॉ ना, सुप्रीम लॉ से लैंड कहते हैं, लेकिन इसके साथ और भी चीजें शामिल है, जैसे आपने कहा लेजिस्लेटिव एक्ट है, जिन्हें हम स्टैट्यूट्स भी कहते हैं, जुडिशियल डिसीजन भी उसमें शामिल हो जाते हैं, कस्टम भी शामिल हो जाते हैं सोर्सेस ऑफ लॉ में। बहरहाल जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने जिस चीज को करार दे दिया है कानून, उसके तहत ही फिर आगे गुफ्तगू होती है। ऐसे ही है ना बेटा? क्लियर है ये पॉइंट? रिव्यू फिर करने से क्या मुराद है? उसको चेक करना, जो पैमाना दिया गया है उसके मुताबिक ही काम हो रहा है या नहीं हो रहा।
यहाँ तक किसी को क्लैरिटी कोई के लिए बात नहीं हुई तो मैं फिर और बात करूंगा आपसे इस मामले में। क्लियर है ये बात? थक गए हो सुन सुन के? बेटा एक बच्चे को फिर बार बार मैं बुलाता हूँ तो वो आप बताओ ना, क्यों भाई मरियम अजीज? जी सर लग गई। जोर के लगी है आहिस्ता? नहीं सर लग रही है, सही लग रही। समझ जी मकसद ये सर। था आपको कहने का कि वो बात पूरी किया करे ना, समझ या अंडरस्टैंडिंग हो रही है, ठीक है? तो अब नेक्स्ट कौन बताएगा? मोहम्मद खान तो मैं उसका नेट का मसला हो गया। हाँ जी, और कोई आगे बताएगा बात को कि मैं ही बताऊं फिर? अच्छा बेटा, शुरू से आप देखते आ रहे हैं कि पब्लिक लॉ के जब उसमें बेहतरी आ रही थी प्राइवेट लॉ की, तो उसमें उसी था, क्योंकि पब्लिक लॉ तो डोमेन ही था जो भी इंपीरियल था या उसकी रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी जब रोम में या बाकी में, तो वो ही डील करते थे स्टेट से मामला। तो उसी हिस्टोरिकल ट्रेडिशन की बुनियाद के ऊपर सिविल कोड्स जो बने हैं, जो हमने देखे हैं, उसमें ये पब्लिक लॉ के मैटर कभी आए नहीं। तो ये कहाँ से हमें पब्लिक लॉ मिलता था? तो जनाब ये मिलता था, मुख्तलिफ किस्म के स्टैच्यूट्स थे जिनको जज ना उनकी लिबरल इंटरप्रिटेशन करके उसमें जो कमियां थे उनको पूरा करते थे, जो कि पब्लिक अथॉरिटीज उनकी क्या ऑर्गेनाइजेशन होगी, जिसका मैंने आपको बताया। जिसका आपको पता गवर्नमेंट से क्या मुराद है, चीफ एग्जीक्यूटिव अलॉन्ग विद द कैबिनेट, यानी कि प्राइम मिनिस्टर और उसकी कैबिनेट गवर्नमेंट है बेसिकली, ठीक है? उसकी ऑर्गेनाइजेशन में आपको पता है कि मिनिस्टर्स को महकमे दिए जाते हैं, महकमे का एक सेक्रेटरी होता है, सेक्रेटरी से अंडर सेक्रेटरी एंड सो ऑन, इस तरह से निज़ाम चलते चलते पीएन तक आ जाता है। तो आपका जो एग्जीक्यूटिव है उसे पी टू पी इसलिए कहते हैं ना, फ्रॉम प्रेसिडेंट टू पीयर। उनके आपस में, इन एजेंसीज का या अथॉरिटीज का आपस में क्या तल्लक है, या उस इंडिविजुअल के साथ इनका क्या तल्लक है, ये सारी बातें उसी में जो स्टेच्यूट्स थे उन्हीं में बात आती है। फिर जब नेक्स्ट बुलेट में कहते हैं ना कि पब्लिक लॉ टेंड्स टू बी मोर फ्लूइड, फ्लूइड से क्या मुराद है आप समझते हैं? कुछ चीज को हम कहेंगे ना फ्लूइड है ये, तो उससे आपको क्या आइडिया होता है? साइंस के बच्चे हो ज्यादातर आप। फ्लूइड किसे कहते हैं या लिक्विड किसे कहते हैं? सर मटेरियल होता है, फ्लूइड को कहते हैं। हाँ, तो उसकी क्या खसूसियत है जो उसे सॉलिड से डिस्टिंग्विश करती है? बताओ बेटा, मरियम की तो नहीं बात आ रही ना तो मतलब वो लिक्विड होती है, सॉलिड जो है वो, जैसे अगर हम बना लें आइस, ले लें आइस क्यूब्स को, तो दोबारा चेंज हो जाती है सॉलिड में और लिक्विड में भी। फ्लूइड या लिक्विड से क्या मुराद है कि उसको उसकी शेप चेंज करना बहुत इजी है, ठीक है? आप जिस कंटेनर में रखोगे वैसी ही उसकी शक्ल बन जाएगी बेसिकली, ठीक है? तो फ्लूइड से ये मुराद है, यहाँ पे जो वो अपना ना लिटरेचर लैंग्वेज का सहारा लेते हैं कि इजीली ट्रांसफरेबल, उसमें चेंजिंग करना बहुत इजी है। जबकि जब कोड्स है जिसमें प्राइवेट लॉ है, वो तो इतनी बड़ी आपको पता है ज़ख़ीम किताबें हैं, और उसको तरतीब में उसमें चेंज करना और इतनी ज्यादा उस पर काम भी हुआ है, उसमें तो बहुत ज्यादा मुश्किल है। और खासतौर पर जब बात करते हैं ना पॉलिटिकल फोर्स के हवाले से, तो हमें पता है फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद में तो फिर जो सियासी कुव्वतें थी उनको तो बहुत ज्यादा पावर मिल गई ना, तो जो जो फिर लोग जैसा इजहार करते हैं, एहतजाज करते हैं, उसी तरह से उनको पावर दे दी जाती है। तो इधर से ये मुराद था इस पॉइंट पे कि पब्लिक लॉ जो है, जब हम इसकी तकाबल करते हैं, इसको देखते हैं प्राइवेट से, तो ये बहुत आसानी से इसमें तब्दीली लाई जा सकती है सिविल कोड की निस्बत, क्योंकि सिविल कोड में तो प्राइवेट लॉ मौजूद है। क्लियर है ये बात? सर ये पॉलिटिकल फोर्सेस का आप फिर से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कैसे कैसे चेंज, लाइक लॉ, पब्लिक लॉ कैसे चेंज हो सकता है पॉलिटिकल फोर्सेस के उससे? मुझे इस चीज की समझ नहीं। पॉलिटिकल फोर्स क्या होती है, किसको आप समझते हैं ये पॉलिटिकल फोर्स है? सर पॉलिटिकल फोर्सेस जो पॉलिटिकल फोर्सेस होती हैं, है ना? यस सर। कोई बताएगा पॉलिटिकल फोर्स में क्या क्या चीजें आ सकती हैं? बेटा इंसान है ना बेसिकली, इंडिविजुअल, तो लोग जहाँ पे इकट्ठे होकर कोई बात करेंगे उनकी वॉइस ज्यादा होगी,
ठीक है, अकेला फरहान बात करेगा तो उसकी शायद इतनी अहमियत ना मिल जाए, लेकिन जब ये पूरी क्लास को साथ मिला के एहतजाज करेगा, एक मिसाल की बात कर रहा हूँ, करने नहीं लग पड़ना, ठीक है, तो वो उसकी फिर कदर मंजलत हो जाएगी ना। तो आप यही देखते हैं ना, इसलिए एहतजाजी जो है लॉयर्स मूवमेंट, डॉक्टर यस आगे सर। चुनाव हड़तालें करते हुए हमारे ये मुतालबात माने जाए, टीचर्स ने किए, फलानों ने किए, यही होती ना सियासी कुव्वतें मिलके। और इसके लिए वैसे हमने माशरे ने स्पेशलाइज्ड सियासी जमातें बनाई हुई हैं कि लोगों को आज़ादी है एसोसिएशन की, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की, और यहाँ आके वो अपनी बातों को बताएं और उधर गुफ्तगू करें, ठीक है। तो वो जहाँ पे उनका, और हमें पता है थ्रू आउट अब यही तो देखते आ रहे हैं ना कि नीड बेस ही है हर चीज डेवलप, जो कहते हैं ना नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, वो यही बात है कि जहाँ पे जरूरत होती है तो वास कोई कायल कर लेता है, जब कायल से भी नहीं उसकी बात सुनी जाती तो फिर वो एहतजाज का बात पे चला जाता है, ठीक है, बाय फोर्सफुली फिर लोग कोशिश करते हैं। तो हम माशरा चाहता है जिन असूलों के मुताबिक अब हम दुनिया में ज्यादातर बात जो मानी जाती है कि लड़ाई झगड़े या फोर्स के इस्तेमाल की बजाय आवाज के जरिए से, आर्गुमेंट के जरिए से अपनी बात को आगे फैलाएं। क्लियर हो गया बात कि नहीं? यस सर, थैंक यू। अच्छा बेटा, ये जो पब्लिक प्राइवेट लॉ की डायकोटमी है या डिवीजन जो है ना, वो हमें उसके दूसरे जो एस्पेक्ट्स है सिविल लॉ कंट्रीज में, उन सब में इसकी ना फिर हमें ना निशानियां भी मिलती हैं, और उधर पता लगता है कि फीचर जो है ना किस तरह से लीगल प्रैक्टिस से मुराद है कानून का जो पेशा है, जिसे आप लॉयर्स कहते हैं ना, या जजेस हैं, उसमें भी हमें इसे नजर आती हैं। मिसाल के तौर पर बताते हैं कि अदालतें भी जो है सिविल लॉ कंट्रीज में, उसमें भी ये स्ट्रक्चर वाइज और जुरिस्डिक्शन वाइज तकसीम पाई जाती है प्राइवेट एंड पब्लिक लॉ मैटर के हवाले से। जिस तरह के ऑर्डिनरी अदालतें हैं वो प्राइवेट लॉ के इश्यूज को सुनती हैं, और एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स हैं वो पब्लिक लॉ के मैटर्स को अलहदा तौर पर देखती हैं या सुनती हैं। साथ ही साथ जब हम बात करते हैं लीगल एजुकेशन की या लॉ प्रैक्टिस की, तो इसमें भी इसी तरह से कंपार्टमेंटलाइजेशन या डिवीजन मौजूद है। मिसाल वो देते हैं कि एक टीचर है जो प्राइवेट लॉ ऑफ प्रॉपर्टी को डील कर रहा है, अगर उससे पूछा जाए या वो कोशिश करे पढ़ाने की प्रॉपर्टी टैक्सेशन, लैंड यूज रेगुलेशन या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी राइट, ऑल्दो ये तमाम के तमाम मैटर डील प्रॉपर्टी से ही करते हैं, लेकिन लॉ की जो स्पेशलाइज्ड फील्ड में बात करते हैं तो ये पब्लिक लॉ डोमेन में चले जाते हैं, ये इधर प्राइवेट मैटर में नहीं है। तो इस वाले से उसको भी कहते हैं एक्सप्लेन करने के लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी, और वो यही कोशिश करेगा कि ना ये प्राइवेट लॉ प्रॉपर्टी का एस्पेक्ट है, आप पब्लिक लॉ वाले से इन बातों को सीख ले या समझ लें। क्लियर है ये पॉइंट? सो क्यों भी हमजा सलीम? जी सर। अच्छा, लास्ट ना करके ये खत्म कर लेते हैं फिर आज की गुफ्तगू तक के साथ। अब वो कह रहे हैं कि जो सिक्स डिवीजन है ना सिविल लॉ कंट्रीज में, कि ये पब्लिक मैटर है, ये प्राइवेट मैटर है, ये अब बरकरार नहीं रखने के लिए, और इधर एक कोशिश हो रही है इन ममालिक में भी जो सिविल लॉ सिस्टम को फॉलो करते हैं कि इस डिवीजन को हम खत्म करें। क्यों? उसके कुछ वजूहात हैं। पहला वो बता रहे हैं कि जो कॉमन लॉ का सिस्टम है उसको काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, क्योंकि हमें पता है कि ताज बरतानिया एक वक्त में बड़ी बहुत हुकूमत ही बड़ी थी दुनिया पे, उस काफी ममालिक पे इसका रूल था, और अभी भी उसी बुनियाद के ऊपर उसी ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए, जैसे अमेरिका है, आपका न्यूजीलैंड, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, फिर मलेशिया है, ये सारे कॉमन लॉ को फॉलो कर रहे हैं। उसके अलावा भी और ममालिक है। तो वो फिर हमें पता है कि ग्लोबल विलेज दुनिया बन चुकी हुई है, तो इंटरेक्शन में भी काफी ज्यादा है, और लोगों को भी पता लगे कि कॉमन लॉ की खसूसियात हैं, ये तो उनके क्या फवायद हैं। फिर दूसरे नंबर पर कि गवर्नमेंट का कुछ एरियाज में जो मामला थे उनमें पहले तो वो प्राइवेट थी, वो मुदाखलत नहीं करती थी, लेकिन अब गवर्नमेंट का रोल बढ़ गया हुआ है, तो वो ऐसी जो फील्ड्स थी जिनको प्राइवेट मैटर्स डिक्लेयर किया जाता था लॉ के हवाले से, अब वो प्राइवेट नहीं रही। फिर तीसरे नंबर पर लास्ट सदी में भी हम ज्यादातर देखते हैं, उससे पहले भी ऑब्वियसली 18वीं सदी के एंड में
अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन और फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन आने लग गया, और अब बाकी ममालिक में भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ रुझान है, और जुडिशियल रिव्यू का जो कॉन्सेप्ट मैंने अभी बताया उसको भी मान लिया गया है इस बुनियाद के ऊपर। और ये दोनों चीज़ें ट्रेडिशनली रोमन लॉ में या सिविल लॉ सिस्टम में नहीं थी। फिर जो ऑर्गेनाइजेशन है, जैसा कि ट्रेड यूनियन की मिसाल वो देते हैं, इनका भी काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस बढ़ गया हुआ है। और अब क्योंकि वक्त के साथ साथ तरक्की इंसान ने की है, माशरे ने की है, तो न्यू फील्ड इस तरह से डेवलपमेंट हो गई है कि जिनको पब्लिक या प्राइवेट की डिवीजन में तकसीम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है, उसमें आप कामयाब नहीं हो सकते इसको ये डिक्लेयर करने के लिए, काफ़ी होमोजेनिटी उनमें आपस में पाई जाती है। ठीक है बेटा, ये असल में राइटर ने हमें मेन समझाने की बात की है कि हम जो सिविल लॉ सिस्टम में पब्लिक और प्राइवेट लॉ की डिवीजन की जाती है, उसके कुछ थ्योरेटिकल एस्पेक्ट, कुछ चीज़ों को समझने की कोशिश समझ सकें, और फर्दर कि अब उसकी जो रोल है वो कम होना है, या वो चाहते हैं ममालिक कि इनको कम कर दिया जाए या वो बरकरार ना रखी जाए। बहरहाल तो यहाँ तक बेटा गुफ्तगू तक कोई किसी का क्वेश्चन, कोई बात नहीं समझ लगी, कोई है सिलसिला मसला वगैरह तो बताइए। सर हम पीडीएम जो पार्टी इन्होंने बनाई है अपनी, ये इसको हम पॉलिटिकल फोर्सेस का कह सकते हैं? बेटा ये पार्टी नहीं है, ये बेसिकली अलायंस ऑफ पार्टीज है, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट। ऑब्वियसली बेटा पॉलिटिकल फोर्स है ना, पॉलिटिकल पार्टीज ने मिलकर ही बनाया ना, और उनके कुछ मुतालबात हैं। ठीक है, और उसके वो कोशिश कर रहे हैं। तो देखें, मेरी राय में है, ऑब्वियसली मैं हर चीज पे नहीं अथॉरिटी रखता, मेरी एक राय होती है ना, वो इंसान है, गलत भी राय हो सकती है। आपका क्या व्यू है? पीडीएम में सर जो आपने सवाल किया था मैंने उसका जवाब दे दिया, अब मैंने दोबारा आपकी तरफ बॉल कोर्ट में फेंक दिया। आपकी क्या राय है इस मौजूद के ऊपर? पीडीएम के बारे में सर, ये अभी तक तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता इनके बारे में। नहीं, आपका सवाल था ये पॉलिटिकल फोर्स है कि नहीं है? सर हो है ना, वो है, जैसे आप आपकी राय है कि है, ये भी आप भी कहते हैं ये है पॉलिटिकल फोर्स है? जी सर, इन्फ्लुएंस कर वही है ना, कुछ कोशिश कर रहे हैं ना, वॉइस रेज कर रहे हैं वो जो है, लेकिन ये पॉलिटिकल साइंस का बेसिकली बहस की बात है ज्यादातर। बाहर चलें, गुड क्वेश्चन। हाँ जी, और हाफिज मुबशर कपूर साहब, हाफिज साहब जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, जाग रहे हैं, सुन रहे हैं? अच्छा, बड़ी बात जी है सर यार। कुछ समझ लग रही है कि अगली भी जा रही है? सर अभी जी सर, आवाज कट सॉरी रही है दोबारा। मैं क्या कुछ समझ लग रही है कि जो पहले थी वो भी चली गई? सर आवाज आ रही है आपको? आपकी आवाज आ रही है। जी सर समझ लग रही है। सर मेरा सवाल था कि अभी 20वीं सेंचुरी तक हम पहुंच चुके हैं, और अभी तक हमने देखा है कि ये जो जजेस थे उनका कोई इंटरप्रिटेशन में भी उनका कोई रोल नहीं है, ना कोई जो अब इंटरप्रिटेशन के लिए इनको रखा हुआ है ना, तो वो भी हमने यहाँ पे देखा कि जूरिस्ट को मतलब वो ऐड कर रहे हैं, और मतलब हमने देखा कि जर्मनी में भी और फ्रांस में भी। सर ये जूरिस्ट को अभी तक कोई ऑफिशियल मतलब अथॉरिटी क्यों नहीं दी गई, ना इस सोर्स ऑफ लॉ इनको अभी तक माना गया है? नहीं, माना तो जा रहा है। ट्रीटाइजेस को उन्होंने वो लिखी है, जी सर, वो जब दो मुख्तलिफ माना गया सर। हाफिज साहब, मुख्तलिफ अदवार लॉ की इंटरप्रिटेशन के लिए थोड़ी उनको बंदे पीछे देखो, असल में मकसद क्या है? ठीक है, वेलफेयर ऑफ द पब्लिक, पीपल एट लार्ज, इसलिए मेजॉरिटी का असूल रखा है ना। ठीक है, तो जो लोग अपने नुमाइंदे चूज करते हैं, जूरिस्ट जब तक उसको जूरिस्ट की बात को वो रिकग्नाइज करेंगे तो सोर्स ऑफ लॉ का दर्जा नहीं मिलेगा। मसला तो है आम आवाम का ना, और हम शुरू से ही देखते आ रहे हैं, फिलॉसफी में आपने देखा होगा कि जिस बंदे ने सही बात करने की कोशिश की है वो हमेशा जो उस वक्त का स्टेटस को था उसके खिलाफ वो बात होती थी, और उसके खिलाफ उसको बेचारे को सख्तियां बर्दाश्त करनी पड़ी। हर नबी का भी ये हाल था, और हर लीगल फिलोसफर, थिंकर या इन्वेंटर के साथ यही हुआ है, ऐसे ही है सर। लेकिन ये तो फिर गलत बात हो जाएगी ना। नहीं, आवाज एक तो कट जाती ना आपकी। सॉरी, असल में सर सिग्नल का इशू है यहाँ पे। हाँ तो बोलो।
सर इलिजिबिलिटी दिखाई गई है ना जजेस की, उस एरा में भी अभी तक स्टिल चल रही है सिविल लॉ के हवाले से। नहीं नहीं नहीं, अब चल नहीं रही है। मुख्तलिफ अदवार में जो जजेस करते रहे उस तरह से उन लोगों को मिला। जजेस के पास पूरी पावर है, लेकिन कानून देने की पावर नहीं है इन अ सेंस जो कि कॉमन लॉ। जब हम आपको पढ़ाते हैं ना हाफिज, एक बात ज़हन में रखना है, वी आर ट्रेंड, मैं बात कर रहा हूँ ये हसन साहब के साथ आपका होता है, हम कॉमन लॉ कंट्री हैं, हम कॉमन लॉ असूलों को फॉलो करते हैं, तो हम वो उसी में गुफ्तगू कर रहे होते हैं बार 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 उस हवाले से। अगर सिविल लॉ कंट्री का कोई लॉयर आपको पढ़ाएगा या कोई टीचर पढ़ाएगा, वो फिर उस बैकग्राउंड से पढ़ाएगा, समझ। अभी आप तस्वीर का दूसरा रूप देख सकते हैं कि जूरिस्ट वहाँ पे लॉ गिवर अगर उन्हें हम कहें तो उनका पहला नाम है वहाँ पे, लेकिन अभी तक उनको कोई ऑफिशियल अथॉरिटी नहीं मिली। इम्पोर्टेंस बात है उन्होंने नहीं हाफसा, पुराने दौर में वो लॉ गिवर थे रोम के जमाने में, लेकिन फर्दर वो जब कोडिफिकेशन होती रही वो लॉ गिवर नहीं है। हाँ, लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए कि इसके पीछे थ्योरी क्या है, ट्रीटाइज क्या है, जिसे डॉक्ट्राइना हमने कहा था ना, वो उसको डेवलप करते हैं और नजरियाती बहस करते हैं। असूल वही होगा कि जो मुल्क का आइन है या कोई भी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है वो क्या कह रहा है कि कानून क्या है, कानून को किस तरह से वो डिफाइन करता है। हम उनको यहाँ पे सिर्फ इनका रोल के हवाले से देखेंगे, सिर्फ इनको कि इनका क्या लॉ की डेवलपमेंट। रोल तो है ना। हम देखें कि गांधी ने तो मौन व्रत रखा था ना मुसलमानों पाकिस्तान के लिए कि आप इनका एसेट्स दें, ठीक है। गांधी की हम जितनी मर्जी अब वो उसकी बुराइयां करें, हमारे साथ जो रोल रहा है इंडो पाक में, इस चीज को तो हम नहीं ना उसको छोड़ सकते, ठीक है। उस बुनियाद के ऊपर कुछ उन्होंने एसेट्स रिलीज भी किए थे, आपने पढ़ा होगा पाक स्टडी में, ठीक है। तो मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ से बात करते हैं। बहरहाल नेक्स्ट ना इंशाल्लाह, अब टाइम आपका दूसरी क्लास